हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी कक्षा 11 की यात्रा चल रही है, जिसमें हम पार्ट 1 लेकर चल रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट जो 1 है भूगोल एक विषय के रूप में, ये एक ऐसा पार्ट है जो हमको भूगोल की आत्मा के बारे में बताता है। हमको बताता है कि हम भूगोल क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, भूगोल में है क्या। तो आज हम एक नया टॉपिक लेंगे। उसमें हम बात तो कर चुके हैं, लेकिन हम आज इसमें बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। हमको भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में पढ़ना है। देखिए, पिछली वीडियो के अंदर उसको भी जोड़ते हुए करेंगे। जैसे बात की थी बेटा, उसमें कहा था कि भूगोल जो है उसको हम अकेला नहीं पढ़ सकते। भूगोल क्षेत्र के हिसाब से और समय के हिसाब से काफी चीजों को प्रभावित करता है। अगर भूगोल को पढ़ रहे हैं तो आप राजनीति को भी पढ़ रहे हैं, भूगोल को पढ़ रहे हैं तो आप अर्थशास्त्र को भी पढ़ रहे हैं। हमने बातें की थी। तो भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, यानी भूगोल सभी विषयों को जोड़ता है। अब देखिए आगे इसमें क्या है, दो शब्द है भूगोल। अब भूगोल बेटा, मैंने इसमें हर शब्द को अलग करके कोशिश की है कि आपकी किताब की जो लैंग्वेज है आपको क्लिष्ट लग रही होगी, कठिन लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। किताब की लैंग्वेज कठिन जरूर है, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ जाए तो बड़ा मजा आएगा। तो आप देखिए, भूगोल क्षेत्रीय संश्लेषण होता है। अब क्षेत्रीय संश्लेषण का मतलब क्या होता है, और इतिहास कालिक संश्लेषण होता है। संश्लेषण को हटा दें हम, तो पहले संश्लेषण का मतलब समझिए। देखिए, संश्लेषण का मतलब क्या होता है, आप 9th 10th में आपने पढ़ा भी होगा, संश्लेषण और विश्लेषण साइंस में, विज्ञान में पढ़ा होगा। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ते हुए, यानी आप कई चीजों को एक साथ जोड़ते हुए। जैसे कि हमने पढ़ा कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, यानी भूगोल है वो कई विषयों को जोड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप ज्योग्राफी को लेंगे तो ज्योग्राफी यहाँ पर हिस्ट्री को भी साथ लेकर चलता है, प्रभावित करता है, इक्को को भी प्रभावित करता है, पॉलिटिकल को भी प्रभावित करता है। तो संश्लेषण का मतलब आप यहाँ पर एक बात पकड़िए, हम आगे चलेंगे। यहाँ पर आपको पकड़ना है संश्लेषण का मतलब जोड़ना, है ना, चीजों को जोड़ते हुए, चीजों को शामिल करते हुए। ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर भूगोल क्षेत्रीय संश्लेषण, तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि भूगोल जो है वो क्षेत्र के हिसाब से कार्य करता है। भूगोल के अंदर जो मुख्य बिंदु है वो स्थान है। मुख्य बिंदु भूगोल में क्या है, स्थान है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब सब स्थान कैसे है, स्थान ऐसे है बेटा कि भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं कि पर्वत कहां पर है, पठार कहां पर है, मैदान कहां पर है। या अगर हम भारत के रेफरेंस के अंदर बात करें तो हम ये पढ़ते हैं कि हिमालय यहां पर आया, आपके उत्तर का विशाल मैदान यहां पर है, दक्षिण का पठार है। यानी स्थान की भिन्नता होती है। और हमने पढ़ा था स्थान की विभिन्नताओं के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है कि हर क्षेत्र पर, हर स्थान पर वो विभिन्नता लिए होता है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी यहां पर ऐसी होगी तो सब जगह ऐसी होगी। मैदान पर अलग होगी, पर्वतों पर अलग होगी, पठार पर अलग होगी, यानी स्थान की विभिन्नता होगी। उन सभी विभिन्नताओं को जोड़ते हुए हमें भूगोल को पढ़ना है। क्षेत्रीय यानी स्थान, याद रखिएगा आप, और संश्लेषण यानी जोड़ना। भूगोल आपको पता है, भूगोल के अंदर स्थान की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता था। हमने कहा था, हमने 3 क्वेश्चन लिए थे, अगर पता हो तो। हमने 3 क्वेश्चन लिए थे। एक तो लिया था क्या, एक लिया था कहां, और एक लिया था क्यों। तो क्या का मतलब कि चीजें कहां पर, चीजें, ये चीज क्या है, ये पर्वत है तो क्या है, और फिर कहां पर है, तो कहां का मतलब स्थान से हो गया बेटा, और उनको जोड़ते हुए। और इतिहास, इतिहास कालिक संश्लेषण पर होता है। अब कालिक पर कैसे होता है, जैसे हम बात करें यहाँ पर, आप देखिए, अगर हम भारत के रेफरेंस की बात करते हैं, हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली पर कई सालों से मतलब राजवंश का शासन नहीं रहा है। यहाँ पर मुगल भी रहा है, उससे पहले यहाँ पर मतलब मुगल भी रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेज भी आए हैं, यहाँ पर राजपूतों का शासन भी रहा है। यानी समय के साथ में यहाँ की स्थिति, यहाँ की व्यवस्था बदलती रही है, जिसका हमको अध्ययन करना है। यानी इतिहास में हमको समय के साथ में वहां पर जो परिवर्तन हो रहा है उसका हमको अध्ययन करना है। ये बात समझ रहे हैं। और उन अध्ययनों को जोड़ना यानी संश्लेषण करना ही इतिहास में आता है। तो भूगोल में जो स्थान के साथ जितनी भी विभिन्नताएं हुई उनको जोड़कर पढ़ना, इतिहास में समय के साथ जितनी विभिन्नताएं हुई है, जितने परिवर्तन हुए हैं, उनको साथ में पढ़ना इतिहास के अंदर आता है। और एक खास बात है कि इन दोनों का संश्लेषणात्मक विषय है। यानी भूगोल है वो स्थान के साथ में और समय के साथ, दोनों के साथ में ही संश्लेषणात्मक विषय है। दोनों को जोड़कर पढ़ना है। कैसे जोड़कर पढ़ना है, आप ये ध्यान रखिए। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आपको पता है कि बिहार में यहां पर पहले नील की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे, नील की खेती। तो नील की खेती कर रहे हैं तो स्थान मालूम पड़ रहा है सर हमको कि बिहार में कर रहे हैं, यानी हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, भूगोल को पढ़ रहे हैं। लेकिन समय के साथ में कि नील की खेती तब करते थे अंग्रेजों के समय, है ना। अब इस वर्तमान में हम नहीं कर रहे हैं, जब सूत का आविष्कार हो गया है, हम सूती वस्त्र बना रहे हैं, हम जो कई प्रकार के वस्त्र बना रहे हैं, तो नील की खेती बंद हो गई है। ठीक है। तो स्थान भी पढ़ा
और साथ में हमने समय भी पढ़ लिया कि समय के साथ में उस वक्त नील की खेती हो रही थी और समय के साथ में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ तो यहाँ की इसकी उपयोगिता कम हो गई है। तो यानी हम भूगोल में स्थान और समय को साथ लेकर पढ़ेंगे। इसके बारे में बड़े विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको यह याद रखना है कि भूगोल में हम स्थान के साथ में स्थान की विभिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं, साथ में समय की विभिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं कि स्थान जो होता है विशेष होता है, वहां पर समय के साथ में परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे बेटा आज हम खड़े हैं मनुष्य, तो आज पुराने समय की बात करें और आज हम करें तो हमारे पहनावे में परिवर्तन आया नहीं है, हमारे बोलने में भाषा में अंतर आया नहीं है। तो समय के साथ में सब में परिवर्तन आ रहा है। आगे वाली लाइन पढ़िए, बड़ी महत्वपूर्ण है कि आज वर्तमान विश्व एक वैश्विक ग्राम है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर तंत्र है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो क्या विश्व अलग है क्या? पहले विश्व अलग था। आप ये मानकर चलिए कि विश्व के अंदर हमको जब सीमाओं का ज्ञान नहीं था, हम मानकर चलते थे हम भारत में हैं तो भारत ही है, इसके अलावा समुद्र है चारों ओर। लेकिन जब मालूम पड़ा हमको, तो हमको मालूम पड़ा कि सारा विश्व एक गांव बन गया है। गांव से मतलब सारा विश्व जुड़ गया है। और जुड़ा किसके आधार पर है, ये ध्यान रखिए, बेहतर परिवहन साधन के आधार पर, बेहतर सर्वेदर्शन माध्यमों के आधार पर और बेहतर सूचना तकनीक के कारण सारा विश्व एक साथ जुड़ गया है ना। हम आगे भी पढ़ेंगे, 12th के अंदर भी पढ़ेंगे, जब हम संचार तंत्र को पढ़ेंगे, हम परिवहन को पढ़ेंगे, तो हमको ये देखना है कि आज हमको भारत से अमेरिका जाना है तो पहले कई दिन लगते थे। हाँ, कई दिन लगते थे, 10 दिन 15 दिन जो भी लगते थे। आज एरोप्लेन के माध्यम से 24 घंटे में जा सकते हैं। तो यानी परिवहन के साधन ने, सूचना, ये तकनीकी ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ दिया है। आगे देखिए आप इसमें, ये भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध रहा है। यह आपने पढ़ा था, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि प्राकृतिक विज्ञान में हमने पढ़े थे, उसमें हमने पढ़े थे जैसे भू विज्ञान, भू आकृति विज्ञान है, मृदा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में पढ़ा था हमने, भूगोल पढ़ा था, राजनीतिक विज्ञान पढ़ा था, अर्थशास्त्र पढ़ा था। तो यानी भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय, ये तो मालूम कर लिया। भूगोल सभी विषयों को जोड़ते हुए पढ़ता है और उसमें अनेक प्राकृतिक जो विज्ञान के विषय हैं और सामाजिक विज्ञानों से उसका घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, आगे देखिए आप, अब आगे देखिए प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान का मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्राकृतिक विज्ञान का मतलब हो गया आपका भू आकृति विज्ञान। ये आप थोड़ा सा पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, मृदा विज्ञान याद आ जाएगा, समुद्र विज्ञान याद आ जाएगा। तो सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। यथार्थता को ज्ञात करना, यथार्थता का मतलब होता है रियलिटी। क्या होता है इसका मतलब, रियलिटी को ज्ञात करना। देखिए हमने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी भू-आयामी होती है। तो उसी प्रकार ही जो प्राकृतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इसका मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। कि हर जो भूगोल विषय है ना बेटा, भूगोल विषय भी बहुआयामी है। जैसे पृथ्वी बहुआयामी है, वैसे भूगोल विषय के भी कई पक्ष हैं, कई पक्ष हैं। उसमें हम राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं, उसमें हम अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं, उसमें हम आपके इतिहास को पढ़ रहे हैं, सभी को पढ़ रहे हैं, है ना। तो इन सभी को आप कब पढ़ेंगे, जब आप यथार्थता को जानेंगे, हाँ, आप रियलिटी को जानेंगे। और रियलिटी को कब जानेंगे, जब आप भूगोल पे ही सीमित नहीं रहेंगे। अगर आप भूगोल पर सीमित रहना है कि भैया मुझे तो भूगोल पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, तो आप रियलिटी को नहीं जान सकते। हर सिक्के, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना बेटा, तो वैसे ही आपको अगर मतलब एक बड़ा अध्ययन करना है, विस्तृत अध्ययन करना है, तो आपको यथार्थता को जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको भूगोल को एक विषय में अगर आप सीमित होकर पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, आपको इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए आप भारत और पाकिस्तान की सीमा का अध्ययन कर रहे हैं, वहां पर हिमालय को पढ़ रहे हैं आप, तो आप उसके साथ में राजनीतिक सीमा का अध्ययन कर रहे हैं। आप इतिहास को भी पढ़ेंगे कि हाँ पहले ऐसा था और अब ऐसा है, और भूगोल को तो पढ़ ही रहे हैं आप। तो यहां पर रियलिटी को जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन और लीजिए। हमने 3 क्वेश्चन पढ़े थे, क्या मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई। तो व्हाट और वेयर तक तो हम पढ़ रहे थे, लेकिन जब तक उसमें वाई नहीं आएगा ना, वाई नहीं आएगा, आप बड़े ध्यान से समझना, जब तक वहां पर वाई नहीं आएगा तब तक भूगोल एक तरीके से निर्जीव सब्जेक्ट है, भूगोल का कोई मतलब नहीं है। और वाई का मतलब क्यों, और क्यों कब जानेंगे, जब क्यों जानेंगे तब आप यथार्थता को जान जाएंगे। समझ रहे हैं आप, जब आप क्यों, आपके दिमाग में क्यों आएगा ना, तब आप रियलिटी को जानेंगे। नहीं तो आप बस आप जानेंगे कि यहां पर काली मिट्टी पाई जा रही है, हाँ ठीक है पाई जा रही सर, लेकिन क्यों पाई जा रही है, तो ये क्वेश्चन कब आएगा, वाई से आएगा। तो जो भी विज्ञान होता है, विज्ञान से विषय संबंधित जो भी विषय है, उसका मूल उद्देश्य है यथार्थता को जानना। अब देखिए, विज्ञान से जुड़े सभी विषय भूगोल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आप विज्ञान से विषय एक से होता है बायोलॉजी, अगर आप बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करें आप, है ना। अब या जूलॉजी की बात करें, वनस्पति विज्ञान की बात करें, तो वनस्पतियां होती हैं,
कि इस क्षेत्र में ऐसी वनस्पति पाई जाएगी, उस क्षेत्र में ऐसी वनस्पति पाई जाएगी। तो आप वनस्पति का अध्ययन तो कर ही रहे हैं, साथ में आप भूगोल का भी अध्ययन कर रहे हैं बेटा। आप अगर जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो जीवों का अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि रेंडियर कहां पर पाया जाएगा, आपको पोलर बियर कहां पाया जाएगा, तो आप क्षेत्र का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो विज्ञान से सभी जुड़े विषय भूगोल से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इनके तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कहीं पर क्षेत्र, कहीं पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति होगी, किसी क्षेत्र पर अलग प्रकार की वनस्पति होगी। तो ये हम पढ़ते हैं विज्ञान से जुड़े हुए विषयों में। आगे आप देखिए भूगोल स्थानिक, स्थानिक का मतलब वही स्थान या हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, संदर्भ में यथार्थता को, रियलिटी को समग्रता से समझने में सहायक होता है। लाइन आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ऊपर से जाएगी, बाउंसर जाएगी बेटा, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि भूगोल स्थानिक संदर्भ में। ये तो पता है कि भूगोल मतलब स्थान की बात कर रहा है। ये यथार्थता को जानना पड़ता है, यथार्थता को जानता है, यानी रियलिटी को जानना चाहता है भूगोल, लेकिन समग्रता के साथ में, सबको जोड़ते हुए साथ में। आप भूगोल को केवल यहां पर केवल भूगोल से आप जोड़कर देखेंगे, भूगोल के पक्ष से देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप यहां पर जानना चाहते हैं कि यहां पर हमारे हिमालय है, तो आप हिमालय को जान रहे हैं, तो यानी आप भूगोल को जान रहे हैं। हिमालय के साथ में आपको पता पड़ रहा है कि यहां पर आक्रमणकारी नहीं आ पाए क्योंकि हिमालय ने हमारे लिए सुरक्षा की दीवार का काम किया है, तो आप इतिहास को जान रहे हैं। तो भूगोल में स्थानीय संदर्भ में यथार्थता को जानते हैं, लेकिन समग्रता के साथ। अगली लाइन है भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित भी करता है। लाइन बार बार वही आ रही है बेटा, अर्थ क्या है देखो समझिए। भूगोल न केवल एक स्थान से, भूगोल का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि भैया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नता, कि भारत के अंदर अगर हम बात करें तो उसको कह देगा कि भैया हिमालय है, यहाँ पर आपका मैदान है या पठार है, यहाँ पर आपके द्वीप है। केवल इसको जानना नहीं है, इनको जोड़कर पढ़ना है। भूगोल का मतलब कतई ये नहीं है कि आप जान जाए कि वो चीज कहां पर है और कहां है और क्या है। एक तीसरा क्वेश्चन जरूर आएगा और वो है वाई। क्या है? वाई हम पढ़ चुके हैं। तो भूगोल का अर्थ इन्हें समग्रता में समाकलित भी करता है, जोड़कर पढ़ता है। मुझे बेटा थोड़ा सा अगर आप वीडियो को दोबारा देखेंगे समझ में आएगी। मुझे लगता है क्रिस्टल की तरह बिल्कुल क्लियर हो रही चीज आपके पास में, सब चीजें आपको आराम से क्लियर हो रही। आपके दिमाग में बस ये रहना चाहिए, भूगोल यानी स्थानिक भिन्नता, स्थान को विशेष महत्व देंगे, इतिहास यानी समय को महत्व देंगे। और आपका उद्देश्य केवल स्थान की भिन्नताओं को देखना नहीं है, उन भिन्नताओं को जोड़कर पढ़ना भी है। केवल उनको देखना ही नहीं है, उनको जोड़कर पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए आप। देखिए भूगोल एक क्षेत्र है ना। अब भूगोल के कई क्षेत्र भी हैं। हम यहां पर देखें, अगर आप जैसे मैंने बताया था आपको प्राकृतिक विज्ञान, अगर आप कुछ की बात करते हैं, अगर आप मृदा विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आप उसमें मृदा भूगोल भी पढ़ेंगे। मृदा विज्ञान बड़ा सब्जेक्ट हो गया, उसमें मृदा भूगोल भी पढ़ेंगे। अगर आप वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसमें पादप भूगोल पढ़ेंगे आप, है ना। तो ये भूगोल के क्षेत्र हैं, आपकी किताब में देखा, आप बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। हमने बात करी भूगोल क्या है, एक समाकलन सब्जेक्ट है। समाकलन ही तो है। आप देखिए भूगोल कितने विषयों को प्रभावित कर रहा है। भूगोल संश्लेषणात्मक रूप में पढ़ा जाता है। आप देखिए यहाँ पर भूगोल, आप मृदा भूगोल को भी पढ़ रहे हैं, पादप भूगोल को पढ़ रहे हैं। अगर प्राणी विज्ञान को पढ़ेंगे तो प्राणी भूगोल पढ़ रहे हैं। अगर आप और भी ले लीजिए, अगर आप यहाँ पर इतिहास को पढ़ रहे हैं तो ऐतिहासिक भूगोल को पढ़ेंगे। यानी भूगोल का मतलब, भूगोल कई क्षेत्रों में, कई उपक्षेत्रों में बटा हुआ है। भूगोल खुद में सीमित नहीं है, ये अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, जो हमने यहां पर भी पढ़ा था। आपने पढ़ा था ना कि भूगोल क्या करता है, क्षेत्रीय संदर्भ में भी एक दूसरे खुद पर निर्भर नहीं है, ये संश्लेषणात्मक रूप में सभी को जोड़ रहा है। आगे हम देखें, यहां पर बड़ी अच्छी लाइन है, इसको पढ़ देखते हैं हम कि भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्र की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे वो उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, बहुत अच्छी लाइन है कि भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्र की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है। आप ये मानकर चलिए, जो भूगोल पढ़ रहा है ना, उसको इतिहास की समझ भी रखनी आवश्यक होगी। जो भूगोल पढ़ेगा उसको इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, इतिहास की समझ भी रखनी पड़ेगी, उसको राजनीतिक विज्ञान की भी समझ रखनी पड़ेगी, उसको आपको अर्थशास्त्र की समझ भी रखनी पड़ेगी। अगर हम पढ़ रहे हैं कि खनिज, मतलब छोटा नागपुर के पठार में खनिज मिल रहे हैं, तो आप उसमें आप भूगोल तो पढ़ ही रहे हैं, पहले क्या था उसके इतिहास को भी पढ़ेंगे, साथ में आप उसके अर्थशास्त्र को भी पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्र की व्यापक समझ रहनी चाहिए। एक ऐसा नहीं आप भूगोल को पढ़ लेंगे तो आप आगे पढ़ जाएंगे, आपको सभी की समझ, सभी के बारे में थोड़ा बहुत आपको ज्ञान रहना चाहिए, जिससे वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। अगर आपको इतिहास की इनकी नॉलेज नहीं होगी ना बेटा, तो आप भूगोल को केवल ऊपर से पढ़ पाएंगे,
समझ रहे हैं आप? जैसे आपको पता नहीं है कि छोटा नागपुर का पठार कहां पर है, आपने पढ़ लिया यहां पर है, लेकिन अर्थशास्त्र की नॉलेज नहीं है आपको उसके अंदर कि वहां खनिज मिल रहे हैं, फिर वहां पर टिस्को कंपनी आई, इसको कंपनी आई, क्यों आई, है ना? अगर ये नॉलेज नहीं आएगी तो आप केवल भूगोल को वहीं तक सीमित रख देंगे, आप उसको अच्छी नॉलेज नहीं ले पाएंगे। अब देखिए, भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है बिल्कुल, भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को भी प्रभावित करता है। ये कैसे करता है, यहां पर समझिए। देखिए, हम यहां पर दो चीजें लेते हैं, आप यहां पर दो चीज लेते हैं। पहला, कि अमेरिका पर बड़े आक्रमण क्यों नहीं हुए, ये बात समझते हैं। तो ऐतिहासिक घटनाओं को कैसे प्रभावित करता है, आप यहां पर समझिए। यहां पर देखिए, यह हमारा अमेरिका है, इस अमेरिका पर ज्यादा आक्रमण नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, तो आप कारण देखेंगे। इसको भूगोल, यहां पर भूगोल कह रहा है कि यहां पर आक्रमण क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहां पर इसकी जलीय सीमा है, ये चारों ओर जलीय सीमा से घिरा हुआ है, स्थल पर इसका कहीं पर जुड़ाव नहीं है, जिसके कारण यहां पर बाहरी आक्रमण, बड़े आक्रमण, छोटे मोटे आक्रमण तो हुए लेकिन बड़े आक्रमण नहीं हुए। जबकि यहां पर जब क्षेत्रीय आपको जुड़ाव है तो भारत में रहा, है ना, आपके अफ्रीका में रहा, यहां बड़े आक्रमण हुए हैं। तो भूगोल ने प्रभावित किया ही नहीं किया, बताइए आप मुझे। अगर हम कहें, अगर यहां पर समुद्री सीमा नहीं होती तो यहां का इतिहास अलग होता, इतिहास अलग होता ही नहीं होता, तो यहां पर प्रभावित किया है। तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि अमेरिका पर बड़े आक्रमण क्यों नहीं हुए, क्योंकि भूगोल ऐतिहासिक घटना से प्रभावित हुआ है। अगला है नेपोलियन हार वाटरलू में। हम यहां पर पढ़ते हैं क्षेत्रीय विस्तार जो होता है, जो क्षेत्रीय विस्तार होता है ना, उसने भी इतिहास को प्रभावित किया है। इतिहास को कैसे प्रभावित किया है, जैसे हम नेपोलियन की बात करते हैं और हम बात करते हैं यहां पर आपके हिटलर की बात करते हैं। देखिए, हिटलर साहब कहां थे, ये आपके जर्मनी में है। अब हिटलर जर्मनी में है तो इन्होंने यहां पर दो युद्ध किए थे, दो देशों से एक साथ युद्ध हो रहा था, एक तो हो रहा था इंग्लैंड से और एक हो रहा था रूस से। आप समझिए आप, अब जब इससे रूस से युद्ध हो रहा था तो आपके पास, रशिया के पास उस वक्त बहुत बड़ा क्षेत्रीय विस्तार था। तो रशिया ने क्या किया, इस हिटलर को आने दिया अंदर, कि आप अंदर आइए। और हिटलर की जो नाजी सेना वो कहां तक आ गई थी, मास्को तक आ गई थी, और फिर इसको चारों ओर से घेर कर इसको यहां पर हरा दिया था। तो क्षेत्रीय विस्तार का फायदा उठाया। अगर यह क्षेत्रीय विस्तार नहीं होता तो इतिहास अलग होता। तो यानी इतिहास को भूगोल ने प्रभावित किया या नहीं किया। वैसा ही आप यहां पर लेंगे, वाटरलू का युद्ध होता है नेपोलियन के अंदर, तो नेपोलियन को भी क्या किया, जब रशिया ने चारों तरफ से क्षेत्रीय विस्तार, मतलब वो पीछे हटते रहे और वो आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ा तो संसाधन कम हो गए, उसको चारों तरफ से घेर लिया और वहां पर फिर क्या हुआ, उसकी हार हुई। तो यानी नाजी पार्टी की हार हो नेपोलियन की हार हो, इसको भूगोल ने प्रभावित किया है। अगर रशिया का बड़ा क्षेत्र नहीं होता तो आज अलग घटना होती। आगे देखिए आप, भूगोल एक संश्लेषित विषय के रूप में, अब यहां पर देखिए, यह भारत का नक्शा है, आप देख रहे होंगे। तो आक्रमणकारी भारत में उत्तर पश्चिम से ही क्यों आए, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आक्रमणकारी उत्तर पश्चिम से ही क्यों आए। तो ये अगर आपको जानना है तो भूगोल को जानना होगा कि हम ये देखेंगे कि यहां पर क्या है सर, यहां पर आपका महान हिमालय है, और महान हिमालय की क्या भूमिका रही है, ये एक रक्षक दीवार के रूप में रहा है, रक्षक दीवार के रूप में हमारी रक्षा करी है। अब जब हिमालय यहां पर हो गया, यहां पर समुद्र है, वैसे आक्रमणकारी समुद्र से भी आ सकते थे, वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहां पर फिर उनके लिए रास्ता कौन सा रहता है, उत्तर पश्चिम का रास्ता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब समझिए आप कि भूगोल जो है ना, इतिहास को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर यहां पर भी हिमालय होता तो यहां का इतिहास अलग होता, भारत का इतिहास ही अलग होता फिर, है ना। यहां पर इतने आक्रमणकारी नहीं आते, और आक्रमणकारी उत्तर पश्चिम से क्यों आए, क्योंकि यहां पर कोई आपके पास में हिमालय नहीं था, यहां पर जो दर्रे थे, हिमालय के दर्रे थे, वहां से यहां पर आए हैं। अब नेविगेशन तकनीक, जैसे मैंने कहा कि आपको पता है कि अंग्रेज जो आए थे, अगर हम यहां पर देखें, अंग्रेज जो आए थे बेटा, वो अंग्रेज कहां से आए, वो अंग्रेज आए समुद्र के रास्ते से। तो समुद्र के रास्ते से कैसे आए, जब नेविगेशन तकनीक आई, जब उनकी नौसेना तकनीक मजबूत हुई, जहाजों का मतलब उनका बेड़ा बन गया, है ना, जहाजों की शक्ति आ गई, तो इन्होंने समुद्र के द्वारा यहां पर हमारे पास में व्यापार के लिए हमारे पास में आए। तो ये सब किसने प्रभावित किया, नेविगेशन। ये भी भूगोल का एक पार्ट है, नेविगेशन भी किसका पार्ट है, भूगोल का पार्ट है। आप इस बात को समझिएगा, है ना। तो कितना कितना प्यारा भूगोल है, देखिए आप समझिए, है ना। हमको ये समझ में आ रहा है कि भूगोल इतिहास को प्रभावित कर रहा है। अगर हिमालय अगर यहां पर होता तो आज हमारे पास में इतने आक्रमणकारी नहीं होते, ठीक है। अगर यहां पर हिमालय नहीं होता, ये बात समझिए आप, तो आज आप हमारे पास में बर्फ होती, क्योंकि बर्फीली हवाओं को वो नहीं रोक पाता, तो यहां पर बर्फ होती। एक ये भी कारण हो सकता है ना। अगर नेविगेशन तकनीक नहीं आती तो यहां पर समुद्र से, यहां पर जो अंग्रेज आए थे हमारे पास में यहां पर तटों पर, वो नहीं आते। तो भूगोल इतिहास को प्रभावित कर रहा है ना। और इतिहास भी भूगोल को प्रभावित करता है, क्योंकि समय
समय के साथ में यहाँ पर जो जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन जो होते हैं वो समय के साथ में स्थान को प्रभावित करते हैं। क्योंकि स्थान जो होता है, आज आप जयपुर को देखते हैं तो जयपुर जो है वो आज ऐसा है क्या? नहीं, 100 साल पहले अलग था। और जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, तकनीक परिवर्तन हो रही है, हमारी बुद्धि लब्धि बदल रही है, तो वैसे जयपुर का क्षेत्र, जयपुर का नक्शा भी बदल रहा है। तो समय भी क्या करता है? स्थान को प्रभावित करता है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां कुछ उदाहरण हैं जो भूगोल को इतिहास से संश्लेषित विषय के रूप में जोड़ते हैं। बिल्कुल जोड़ते हैं, सब इतिहास से संश्लेषित विषय के रूप में जोड़ते हैं। इसी प्रकार भूगोल अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है और भूगोल अन्य विषयों से भी जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए हम बात करिए, अभी मैंने बात करी यहाँ पर कि छोटा नागपुर का पठार है, तो यहाँ पर ये खनिजों का अजायब घर है। और इसके कारण यहाँ जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था आपका बिहार का, उड़ीसा का, जहां पर लोग नहीं थे, है ना, जहां पर आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर थी, वो सब क्या हो गई? इस खनिजों के कारण बढ़ गई। तो आप जब ये पढ़ेंगे खनिज, आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो आपको खनिज भी पढ़ना पड़ेगा, तो अर्थशास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिए, ये बड़ा ही मोस्ट है, और मैं कह भी रहा था आपको कि प्रत्येक भूगोल तथ्य समय के साथ परिवर्तित होते हैं और समय के संदर्भ में उनकी व्याख्या की जा सकती है। मैंने आपको कहा कि समय, जो भूगोल तथ्य होते हैं ना, वो समय के साथ परिवर्तित होते हैं और समय के संदर्भ में उनकी व्याख्या की जा सकती है। सर आप समय को कैसे बीच में ला रहे हैं? बेटा मैंने आपको बताया कि कोई भी क्षेत्र होता है, आज उस क्षेत्र की जो व्यवस्था है, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज से 50 साल पहले ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन समय बदलता गया तो आज हम ये कर रहे हैं, है ना। तो समय क्या कर रहा है? हमको तकनीक दे रहा है, हमको अवसर दे रहा है, और आज हम उसके कारण अपने अपने परिवर्तन कर रहे हैं। और समय के साथ ही देखिए, आप समय के साथ में भूगोल के तथ्य परिवर्तित होते रहते हैं। भूगोल के तथ्य परिवर्तित होंगे या नहीं होंगे, आप मुझे बिल्कुल बताइए। आप जैसे मान लीजिए हम भारत की बात करते हैं यहाँ पर, और भारत में हम पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर से पहले हम बात करें तो भैया, इंदिरा गांधी नहर से पहले पश्चिमी राजस्थान में सर रेती थी, बिल्कुल रेत थी, वहां लोग रहना पसंद नहीं करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी नहर ने क्या किया? यहाँ की व्यवस्था को परिवर्तित किया। इंदिरा गांधी नहर को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं। तो भूगोल के तथ्य समय के साथ परिवर्तित हुए नहीं हुए? बिल्कुल हुए सब। इंदिरा गांधी नहर ने पूरी वहां पर कायाकल्प कर दी, मरुगंगा कहते हैं उसको, और समय के संदर्भ में उनकी व्याख्या की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? देखिए आप, मैं बोलता हूं कि एक क्षेत्र ए है और एक क्षेत्र बी है, बड़े ध्यान समझना। ये इनके बीच की दूरी कितनी है? 1500 किलोमीटर। कितनी है जी? 1500 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि ए से बी दूरी जाने की जो दूरी है वो 1500 किलोमीटर है। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में, समय के संदर्भ में कहूं, मैं एरोप्लेन से जाता हूं, किससे जाता हूं? हवाई जहाज से जाता हूं सर, हवाई जहाज से। और हवाई जहाज से मैं इस पे जाता हूं 2 घंटे में। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो मैं क्या कहूंगा कि ए से बी की दूरी 2 घंटे की है। समय के संदर्भ में कह दिया, यहां मैंने दूरी के संदर्भ में कहा कि ए से बी की दूरी 1500 किलोमीटर है, और यहां पर मैंने कहा कि ए से बी की दूरी 2 घंटे है। तो मैं किसमें? हवाई जहाज में। मैं ये भी कह सकता हूं कि ए से बी की दूरी 17 घंटे है। यहां पर कह रहा है 17 घंटे है। अब 17 घंटे का मतलब मैं किससे जा रहा हूं? मैं मान लीजिए ट्रेन से जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको समय के संदर्भ में मैं चीजों को बदल रहा हूं, तो समय के संदर्भ में इनकी व्याख्या की जा सकती है अलग अलग। ए से बी की दूरी 1500 किलोमीटर है। अगर मैं हवाई जहाज से जा रहा हूं, एरोप्लेन से जा रहा हूं, तो इसकी दूरी कितनी हुई? 2 घंटा हुई। अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूं तो इसकी दूरी 17 घंटे हो गई। तो समय एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, और इसी कारण ही भौगोलिक अध्ययन के लिए समय को चौथा आयाम माना गया है। कौन सा माना गया है? चौथा आयाम माना गया है। बड़ा मोस्ट है, आपको याद रखना है ना, कि इसी कारण भौगोलिक अध्ययन पढ़ेंगे तो समय को आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, आपने जब यहां पढ़ा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर यहां पर आप इतिहास की बात कर रहे हैं, औरों की बात क्यों नहीं कर रहे, अर्थशास्त्र को इतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि समय है। समय के साथ में हम भूगोल में ये पढ़ रहे हैं कि हमको क्षेत्र को देखना है, क्षेत्र की भिन्नताओं को देखना है, क्षेत्र की भिन्नताओं को जोड़कर पढ़ना है। जोड़ेंगे कब? जब हमको समय का भी ज्ञान होगा कि समय के साथ साथ क्या परिवर्तन है। तो समय भौगोलिक अध्ययन में चौथा आयाम है। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये क्लास समझ में आएगी। काफी कुछ चीजें जटिल भी हैं, थोड़ी कठिन भी है, लेकिन आप इसको बड़े ध्यान से करेंगे ना तो चीजें बिल्कुल सरल लगेगी। बाद में अपने शब्दों में लिखिए, है ना। आगे हम बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में आऊंगा आपके साथ में और हम चीजों को देखेंगे। आप इस वीडियो को देखिए और आप समझिए। मैं मिलता हूं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा, थैंक यू।